दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार के बारे में, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स के बारे में, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ए जोग्राफिकल एरिया या प्लेस वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। तो एक कोई भी भौगोलिक क्षेत्र या स्थान, जैसे आप किसी भी देश को ले लीजिए या किसी भी गांव या किसी भी शहर को ले लीजिए, जहां पर असीमित इच्छाएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए आपके पास सीमित ही संसाधन उपलब्ध हो, तो उसे ही तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। एक भौगोलिक क्षेत्र या स्थान जहां असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हो। एग्जाम्पल, विलेज, सिटी या किसी भी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कंट्री के बारे में। अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को हम आय के आधार पर भी बांट सकते हैं। कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड भी, व्यापार के आधार पर भी बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी भी, विचारधारा के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। कह सकते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी है या किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है। और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर भी बांट सकते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर कैसी अर्थव्यवस्था को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम या आय के आधार पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम उच्च आय देश या हाई इनकम कंट्री किसे कहेंगे। दोस्तों, एक वर्ष में किसी भी देश के सभी नागरिकों की औसत आय, जिनकी औसत आय $13,205 से अधिक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उच्च आय वाले देश कहेंगे, हाई इनकम कंट्री कहेंगे। जिनकी भी औसत आय है वो $13,205 से अधिक है, जिनकी एक देश के सभी नागरिकों की औसत आय जो है वो, या एवरेज औसत आय जो है, कह सकते हैं $13,205 से अधिक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उच्च आय देश कहेंगे। और जिनकी आय $4,256 से लेकर $13,205 के बीच में है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे उच्च मध्यम आय वाले देश, या कहेंगे अपर मिडिल इनकम। वहीं अगर हम बात करें लोअर मिडिल इनकम किसे कहेंगे? कम मध्यम आय वाले देश किसे कहेंगे? जिसमें भारत भी आता है, जिनमें $1,086 से लेकर $4,255 तक औसत आय है। अब जिनकी औसत आय $1,086 से भी कम है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कम आय देश या लो इनकम कंट्री कहेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि आप औसत आय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये औसत आय है क्या? दोस्तों, औसत आय एक वर्ष में एक देश के सभी नागरिकों की औसत आय है। एवरेज इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। ठीक है, अब बात आता है कि हम जो है ये औसत आय कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, टोटल जितनी भी नेशनल इनकम हुई है, उन्हें हम एक देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उनसे अगर हम भाग दे दें, तो हमारा औसत आय आ जाएगा। ठीक है, औसत आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। दोस्तों, इनकम के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये कौन करता है? तो ये करते हैं विश्व बैंक। कौन करते हैं? विश्व बैंक। इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो इनकी जो एवरेज इनकम है, औसत आय है, ये करीब $2,200
अप्रॉक्स है, इसीलिए तो हम इसे कम मध्यम आय वाले देश कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। अब हम आइए व्यापार के आधार पर बांटते हैं किसी अर्थव्यवस्था को, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड या व्यापार के आधार पर। अब एक टर्म आता है कि ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था कैसे है? खुली अर्थव्यवस्था क्या है? दोस्तों, भारत जो है 1991 के बाद, ठीक है, 1991 से कैसी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, ठीक है, जब वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उस समय से ही क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन 1990 से पहले ये क्या थी? 1990 से पहले ये एक बंद अर्थव्यवस्था थी, जहाँ पर ना तो आयात ना तो निर्यात होता था। किसी भी विदेशी निवेश को यहाँ पर अलाउ नहीं था। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा हो रही है खुली अर्थव्यवस्था की, ओपन इकोनॉमी कहते किसे हैं? दोस्तों, जहाँ पर बैरियर फ्री व्यापार हो, जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं हो, प्रतिबंध मुक्त हो, इन्हें ही खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर निर्यात व आयात की अनुमति हो, जहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो, इंपोर्ट भी हो, ठीक है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते किसे हैं। जब दोस्तों हम अपने देश में जो है किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं और हम उसे विश्व के बाज़ारों पर बेचते हैं या किसी दूसरे देश में बेचते हैं, तो वो होता है एक्सपोर्ट। जबकि इंपोर्ट क्या होता है? जब किसी दूसरे बाहर के देश से जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उन्हें हम अपने घरेलू बाज़ार में बेचते हैं, ठीक है, घरेलू बाज़ार में बिकता है, तो वो चीज़ क्या होता है? इंपोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट क्या है? जब हम अपनी ही चीज़ों को बाहर में बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। जबकि इंपोर्ट क्या होता है? कुछ चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, वो विदेशों से बनकर आती है, यहाँ पर बिकती है हमारे बाज़ारों में, तो वो क्या होती है? इम्पोर्टेड, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? इम्पोर्ट, ठीक है। तो जहाँ पर आयात और निर्यात की अनुमति हो, जहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की परमिशन हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहाँ पर अलाउ हो, जहाँ पर विदेशी निवेश अलाउ हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेयर अलाउड, ठीक है। जैसे भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है निवेश, विदेशी निवेश अगर होता है कहीं पे, तो भारत के गुजरात शहर में। अब एक वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। आखिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो है ये खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जब ताल्लुकात होता है, विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीकों का लेन देन ही तो वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का संबंध कभी भी बंद अर्थव्यवस्था से हो सकता है? नहीं, वैश्विक का संबंध हमेशा खुली अर्थव्यवस्था से होता है। ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी। सवाल भी आता है, बताइए ग्लोबलाइजेशन किससे संबंध रखता है? तो आपके पास ऑप्शन होगा खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। तो आपका सही जवाब होगा खुली अर्थव्यवस्था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते किसे हैं, और अब हम पढ़ेंगे बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते किसे हैं। दोस्तों, जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो, जहां पर बैरियर हो विश्व के साथ व्यापार करने पे, बैरियर ऑन ग्लोबल ट्रेड, जहां वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध हो, जहां ना तो निर्यात की जा रही हो और ना ही आयात की जा रही हो, ठीक है, जहां पर विदेशी निवेशों की अनुमति नहीं हो, तो उसे ही हम क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1990 से पहले भारत क्या था? तो 1990 से पहले भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था।
यहाँ पे क्या था, प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद था। अब संरक्षणवाद का अर्थ क्या है? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, देश के घरेलू उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से बचना, ताकि घरेलू इंडस्ट्री का फायदा हो सके। ठीक है, क्योंकि हम दुनिया के सामने उतने इंडस्ट्रीज के मुकाबले डेवलप नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कैसी नीति को अपनाया? तो बंद अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्रोटेक्शनिज्म किससे संबंधित है, किससे रिलेशन है इसका, तो इसका रिलेशन है क्लोज्ड बंद अर्थव्यवस्था से। किससे? बंद अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अब बात आती है डंपिंग या राशिपातन किसे कहते हैं? राशिपातन या डंपिंग किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोस्तों। ये होता क्या है, किसी देश द्वारा घरेलू बाजार में वस्तु को महंगा बेचना परंतु विदेशों में सस्ता बेचना। तो दोस्तों एक ऐसी रणनीति है जहाँ पर देखिए जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब से जियो आई है तो छोटे मोटे टेलीनॉर कंपनी, यूनिनॉर कंपनी, वोडाफोन कंपनी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कम दामों पर चीज़ों को उपलब्ध कराया, कम दाम पर डेटा दिया, फ्री में ही दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी तरह मार्केट पर कब्जा कर लिया, जब धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये ख़त्म हो गई, तो पूरे मार्केट पर कब्जा किसका हो गया? जियो पे हो गया। और अब वो आराम से महंगा कर रही है चीज़ों को, क्योंकि पूरा उन्होंने व्यापार को ही, पूरा जो है मार्केट को ही हड़प लिया है। तो यही एक नीति होती है, राशिपातन होती है, ये डंपिंग एक नीति होती है। इसी के तहत मुनाफा कमाने के लिए पहले वे सस्ते दामों पर बेचते हैं। ठीक है, जैसे चाइना कर रहा है। अगर चाइना के बारे में बात करें तो वो घरेलू बाजार में अपनी वस्तु को महंगा बेच रहा है, जबकि विदेशों में वह सस्ता बेच रहा है, क्योंकि वो पूरा मार्केट को कवर करना चाहता है, ताकि उनका जो है कंपटीशन यहाँ पे कोई दे ही नहीं सके। उतने कम दाम पर वो उपलब्ध ही नहीं करा पाएंगे, तो वह धीरे धीरे वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद केवल एक ही कंपनी बचेगी, उनकी रहेगी, और उनका प्रभुत्व पूरे बाजार पर होगा, जैसे जियो ने किया। तो इसे ही हम डंपिंग या राशिपातन कहते हैं। किसी देश द्वारा घरेलू बाजार में वस्तु को महंगा बेचना परंतु विदेशों में सस्ता बेचना। टू सेल प्रोडक्ट एट हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट एंड सेल एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट। अब हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश के बारे में, तो जहाँ पर उच्च या अधिक जीवन स्तर हो, हाई स्टैंडर्ड जिनकी लिविंग हो, उन्हें हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। वहीं डेवलपिंग कंट्री किसे कहते हैं या विकासशील देश किसे कहते हैं, जिसमें भारत है, जहाँ पर मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जहाँ पर मध्यम जीवन स्तर हो। अगर अल्प विकसित की बात करें तो जहाँ पर निम्न या कम जीवन स्तर हो, जहाँ पर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उन्हें हम अल्प विकसित देश कहेंगे। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ये विकासशील देश है। अब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जीवन स्तर को डिफाइन करते हैं? तो दोस्तों जहाँ साक्षरता की बात की जा रही हो, अगर हम साक्षरता के दृष्टिकोण से हम लगभग मीडियम में हैं, आय की दृष्टिकोण से भी हम मीडियम में हैं, जीवन प्रत्याशा की दृष्टिकोण से भी हम मीडियम में हैं, एंड और भी कुछ मुद्दे जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, ये सारे मामलों पे भी हम मीडियम पे हैं, और इसलिए ही हमें क्या कहा गया है? विकासशील देश कहा गया है। ठीक है, आइए अब हम कुछ सवाल को कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट, और कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला सवाल, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां, देखिए कहा जा रहा है पहला ऑप्शन की मुद्रा की पूर्ण नियंत्रण, तो ये तो होगा नहीं। घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं, केवल निर्यात नहीं। तो दोस्तों जो बंद अर्थव्यवस्था है वहां पे ना तो निर्यात होगी और ना ही आयात होगी। नेक्स्ट सवाल कहता है
कहता है कि 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष के लिए विश्व बैंक की अर्थव्यवस्था के आय वर्ग में वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, जीटीआई प्रति व्यक्ति एटलस विधि विनिमय दरों का उपयोग करके भारत के अनुसार नीचे वर्णित 4 आय समूह में कौन सा भारत में आता है? तो दोस्तों, क्या ये निम्न आय वाला देश है? नहीं। ठीक है। क्या ये ऊपरी मध्य आय वाला देश है? नहीं। क्या ये उच्च आय वाला देश है? नहीं। ये है लोअर मिडिल इनकम वाले देश। नेक्स्ट सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विशेषता है? दोस्तों, अगर हम बात करें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, हाँ, ये कारण हो सकता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी अल्प विकसित देशों की एक विशेषता है, और महंगे रीति रिवाज भी एक अल्प विकसित देशों की विशेषता है, और अशिक्षा के कारण भी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है आर्थिक विशेषता की। आर्थिक टर्म ही पैसा से रिलेटेड है दोस्तों, धन से रिलेटेड है। ये सारा कारण सही होने के बावजूद भी एक टर्म आर्थिक व्यवस्था यहाँ से जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, पूंजी की न्यूनता। एक अल्प विकसित देशों में तो पूंजी की न्यूनता होगी ही ना, न्यूनता होगी ना, कैपिटल शॉर्टफॉल तो होगा ही। तो हमारा उत्तर होगा कैपिटल शॉर्टफॉल, पूंजी की न्यूनता। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, कौन नहीं है? गरीबी तो है ही, आंशिक संगठित श्रम शक्ति है ही, पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर है ही, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार व अर्धरोजगारी है ही। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि यहाँ पर आय और संपत्ति सभी के पास बराबर है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 1% लोग के पास जो है 40% धन है, और बाकी के 99% के पास केवल 60% धन है। बताइए, केवल 1% ऐसी जनसंख्या है जिनके पास भारतीय धन का 40% हिस्सा है, जबकि 99% हिस्सों में 99% लोगों के पास केवल 60% धन के हिस्से हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? दोस्तों, कहता है कि क्या हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, क्या बेरोजगारी की उच्च दर, या व्यापक निर्धनता? तो दोस्तों, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की उच्च दर जो है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था का घटक नहीं है। दोस्तों, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर भी मिलती है, जबकि बेरोजगारी की उच्च दर भी होती है, और व्यापक निर्धनता भी होती है।